जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ ए के। मेरा नाम आदित्य है और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पेंक्स मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ाने वाला हूं। तो क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। अगर आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं देन लेट मी टेल यू दैट हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंदर मैं आप लोगों को फिजिकल ज्योग्राफी की बुक जो सविंद्र सिंह सर द्वारा लिखा गया है उसको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग वेदरिंग एंड मास मूवमेंट तक पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट में हमारा साइकिल ऑफ इरोजन, रेजुवनेशन एंड पॉलीसाइक्लिक रिलीफ जो कि आपका चैप्टर 16 है वो चल रहा है। इसके अंदर हम लोग डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया हम लोग पेंक्स मॉडल ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा और इस लेक्चर से जितने भी हमारे एमसीक्यू बनेंगे वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं वॉल्टर पेंग की, ये जो थे एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेविसियन मॉडल ऑफ जियोग्राफिकल साइकिल, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात की थी, इसको रिजेक्ट करने के लिए प्लीड किया था। एंड आफ्टर दैट ही प्रेजेंटेड हिज ओन मॉडल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम और मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट। यानी पहले तो उन्होंने डेविसियन मॉडल को रिजेक्ट करने की बात की और उसके बाद इन्होंने खुद एक मॉडल दिया ऑफ जिसे बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है, टू एक्सप्लेन व्हाट लैंडस्केप हमारी कैसे डेवलप होती हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू पेंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ अ गिवन रीजन आर रिलेटेड टू द टेक्टोनिक एक्टिविटी ऑफ दैट रीजन। यानी पेंग के हिसाब से हमारी जो लैंडफॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी गिवन रीजन की, वो क्या होती है, वहाँ की जो उस रीजन में टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड करती हैं, रिलेट होती हैं। यानी कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि पेंग जो अपनी थ्योरी में टेक्टोनिक एक्टिविटी क्रिस्टल मूवमेंट की बात करते हैं, और एक तरफ जो हमने डेविस का मॉडल देखा था तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि थ्रू आउट द थ्योरी क्या था, उन्होंने टेक्टोनिक एक्टिविटी या क्रिस्टल मूवमेंट की बात नहीं की थी। उन्होंने ऐसा कहा भी था कि उन्होंने इस चीज को इसलिए नकारा था क्योंकि वो अपने मॉडल को एकदम सिंपल बनाना चाहते थे। ठीक है, thus according to Penn the landforms reflect the ratio between the intensity of endogenetic process and the magnitude of displacement of material by exogenetic process। यानी उनका ये कहना था, सिंपल भाषा में कहे तो लैंडफॉर्म रिफ्लेक्ट व्हाट, लैंडफॉर्म बेसिकली हमारी रेट ऑफ जो अपलिफ्टमेंट होती है, यानी लैंड का जो उठने का रेट होता है, रफ्तार होता है, और जो उसका इरोजन होने का क्या होता है, रफ्तार होता है, उसके रेशियो को बेसिकली लैंडफॉर्म क्या उन्होंने दर्शाया था। ठीक है, इन द प्लेस ऑफ स्टेज दैट वाज यूज्ड इन डेविस मॉडल ही यूज्ड द टर्म एंटिक्लिंग मीनिंग देयर बाय डेवलपमेंट। ठीक है, thus in the place of youth, maturity and old stages he used the term os, माफ करेगा अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ मुझसे क्लियर ना हो पा रही हूँ, क्योंकि ये कुछ जर्मन के शब्द हैं। ठीक है, क्योंकि वॉल्टर पेंग जो थे जर्मनी के थे, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी जो थी जर्मनी में दी थी, और इसीलिए इसको अभी जब इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसलिए इसको बेसिकली उतना नहीं माना जाता है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत जर्मन शब्द यूज किए थे। पहला क्या था, तो उन्होंने यूथ की जगह बेसिकली ऑफस्टाई गेंडे एंड ट्विकलिंग नाम शब्द यूज किया था। दूसरा था क्या, ग्लाइक फॉर्मिग एंड ट्विकलिंग, और तीसरा था क्या, एब्स्टाइगेंडे एक्टिक्लिंग। ठीक है, contrary to the concept of W.M. Davis that landscape is a function of structure, process and time, या जिसे स्टेज कहा जाता है, वॉल्टर पेंग postulated that geomorphic forms are an expression of the phase and rate of uplift in relation to the rate of degradation। ठीक है, तो आइए हम इन तीनों फेज को एक एक करके देखते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमारी लैंडफॉर्म इन तीनों फेज से गुजर के डेवलप होती हैं। तो शुरुआत में बेसिकली क्या होता है, द लैंडस्केप डेवलपमेंट वी में से द साइकिल ऑफ इरोजन
begins with the upliftment of primer rump representing an initial featureless broad land surface। यानी लैंडस्केप जो डेवलपमेंट होती है पेंग के हिसाब से वो बिगेन होती है एक प्राइमर रम्प जो कि बेसिकली एक इनिशियल लैंडस्केप है लो विथ लो हाइट एंड रिलीफ। यानी सिंपल प्राइमर रम्प यानी अपलिफ्ट पहले जो वहाँ पे लैंड था जिसे जो बहुत ही लो हाइट और रिलीफ का था उसे बेसिकली उन्होंने प्राइमर रम्प कहा था। तो अपलिफ्टमेंट जो होती है यानी जो लैंडस्केप का डेवलपमेंट होता है वो इस प्राइमर रम्प की क्या होती है इसके अपलिफ्टमेंट से बिगिन होती है। ठीक है, द इनिशियल अपलिफ्ट बिगेन विथ रीजनल अपडोमिंग एंड द लैंडफॉर्म डेवलपमेंट पासिस थ्रू द फॉलोइंग 3 फेजेज। इनके नाम हम देख चुके हैं, अब आइए इनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो आता है ऑफस्टाइक गेंडे एंड ट्विकलिंग जिसे वैक्सिंग फेज यानी एक्सिलरेटिंग फेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सिलरेटिंग रेट ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। यानी इस पूरे फेज में क्या होता है जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की रफ्तार होती है रेट जो होती है वो आपकी एक्सिलरेट करती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है, एट फर्स्ट क्या होता है जो लैंड होती है या जो इसे प्राइमर रम्प इन्होंने कहा वो क्या करती धीरे धीरे स्लोली राइज होना शुरू करती है। बट आफ्टर सम टाइम जो इसका अपलिफ्टमेंट का रफ्तार होता है वो क्या होता है बढ़ जाता है। ठीक है, दिस अपलिफ्ट कॉजेज एन इंक्रीज इन द ग्रेडियंट ऑफ रिवर चैनल्स फ्लो वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी अलोंग विथ इंक्रीज इन रिवर डिस्चार्ज। यानी इस अपलिफ्ट के कारण क्या होता है यानी प्राइमर रम्प जो इनिशियल लैंडस्केप था लो हाइट एंड रिलीफ से क्या होता है इस पे अपलिफ्टमेंट होता है। जब अपलिफ्टमेंट होता है तो क्या होगा अपलिफ्टमेंट होगा तो यहाँ से लैंड अपना राइज शुरू होने लगेगा। जब लैंड राइज होता है इस वजह से क्या होती है यहाँ पे रिवर वो बह रही होगी तो रिवर जो बहती है तो जब इसके लैंड राइज होता है तो क्या होता है इसकी जो स्लोप होती है जो पहले शुरुआत में एकदम ऐसे थी वो क्या होती है अब धीरे धीरे स्टिप होना शुरू करती है। तो जब स्लोप स्टिप होना शुरू करती है तो उससे क्या होता है इसके ऊपर जो रिवर बह रही होती है उसकी जो फ्लो वेलोसिटी होती है काइनेटिक एनर्जी होती है वो आपकी बढ़ जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि रिवर जो होती हैं वो वैली को बहुत ही तेजी से इरोड करना शुरू करती हैं डीपनिंग इनटू द लैंडफॉर्म। यानी स्ट्रक्चर कुछ पहले शुरुआत में इस तरह था फिर इस तरह से होता है उसके बाद तीसरी बार क्या होता है वो बेसिकली आपका इस तरह से कन्वर्ट होना शुरू हो जाती हैं। यानी हाउएवर जो रेट ऑफ अपलिफ्ट होता है इज मच फास्टर देन रेट ऑफ वैली डीपनिंग। यानी जो वैली बनना शुरू होती है बेसिकली क्या होता है जब रिवर इरोड करती हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली विस्तार से अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं जब हमने आपको डेविस मॉडल बताया था। उनका भी कुछ यही हद तक करना था, बस यहाँ पे पेंक ने क्या किया टर्म्स कुछ यूज चेंज कर दिए और उन्होंने क्या कहा डेविस का ये कहना था कि जब हमारी इरोजन होती है वो जब अपलिफ्ट कंप्लीट हो जाती है तब इरोजन शुरू होती है। लेकिन यहाँ पे पेंक का ये कहना था कि नहीं ऐसा नहीं होता, अब जैसे ही आपका अपलिफ्ट शुरू होता है तैसे उसी के साथ साथ क्या होता है आपका इरोजन भी चलता है यानी एक साथ दोनों होती हैं। और डेविस का ये कहना था कि नहीं दोनों एक साथ नहीं होती हैं। तो उन्होंने बस यही कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज की थी, बाकी सब चीज़ें जो थी वो वही चल रही थी कि ग्रेडियंट बढ़ेगा तो ग्रेडियंट बढ़ेगा तो क्या होगा रिवर की भैया रफ्तार बढ़ेगी तो क्या होगी वो इरोड करना शुरू करेंगे, इरोड करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगी वो वैली बनाना शुरू कर देती हैं। और क्या ठीक है यहाँ पे होता क्या है कि जो अपलिफ्ट का रेट होता है वो वैली डिपनिंग से बहुत ही ज्यादा होता है। दिस कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड वैली डिपनिंग फॉर्म डीप नैरो वी शेप्ड वैली। इस फेज में क्या होती है हमारी वी शेप्ड वैली की फॉर्मेशन होती है। एंड एज द अपलिफ्ट कंटिन्यूज टू स्पीड अप दीज वैली बिकम इवन डीपर एंड शार्पर। यानी और आपकी डीप होती जाती हैं और शार्पर होती जाती हैं। एंड सिंस वैली डीपनिंग कैन नॉट कीप अप विद द रैपिड अपलिफ्ट both the absolute height and the relief height increase। यहाँ पे दो टर्म आपको बहुत बार रिपीट होने को मिलेगा। सबसे पहले क्या एब्सोल्यूट हाइट जो कि बेसिकली हाइट एबव सी लेवल या किसी एक लेवल से इस हाइट को नापा जाता है। यहाँ पे हम सी लेवल मान लेते हैं या बेस लेवल, अभी इमेज में आपको दिखाऊंगा तो वहां से समझ आऊंगा। उसके बाद क्या आता है एक रिलीफ हाइट जो कि डिफरेंसेज इन हाइट बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो मान लीजिए ये हमारा सी लेवल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ हमारा जो लैंड था शुरुआत में कुछ इस तरह से था, अब क्या हुआ यहाँ पे ये अपलिफ्ट होना शुरू हुआ। तो अपलिफ्ट होना शुरू हुआ तो ये क्या हुआ ये हमारा यहाँ से कुछ इस तरह से वैली और डीप होती गई शुरुआत में। तो जो आपका एब्सोल्यूट हाइट होगा वो हमारा यहाँ से लेके इसके मैक्सिमम पॉइंट तक नापा जाएगा। और जब किसी रीजन के हम रिलीफ हाइट की बात करेंगे, रिलीफ हाइट होगा मान लीजिए इस
क्या हम रिलीफ हाइट की बात करेंगे, रिलीफ हाइट जो होगा वो यहाँ से और यहाँ से हम यहाँ तक नापेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक नापा जाता है कि डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो इस पहले फेज में क्या होता है, ये दोनों चीज हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़े तो इन दिस फेज द साइड ऑफ वैलीज आर कॉन्वेक्स इन शेप, यानी अब देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना भूलेगा कि रिलीफ हाइट कैसे बढ़ती है, क्योंकि अपलिफ्ट तो भैया लैंड तो आपको पूरा बढ़ रहा होता है, लेकिन साथ ही में जो वैली जो होती है वो डीप होती जाती है, यानी कि ये तो लैंड पूरा बढ़ रहा है, लेकिन जो वैली जो ये वाला एरिया है ये और आपका डीप होता जाता है, यानी एक तो आपका ये हाइट बढ़ रहा होता है और एक तो आपका ये वाला हाइट जो होता है ये हाइट बढ़ रहा होता है, ठीक है। इस फेज में क्या होता है, जो साइड्स होते हैं वैलीज के वो कॉन्वेक्स के शेप में होते हैं, ठीक है। द slopes of valley side continues to become steeper due to ongoing valley deepening. The convex shape of the slope become more pronounced over time as the steeper slope segment retreat parallel to each other, and over time with more uplift and erosion the primary flat surface or primer rump become surrounded by series of flat benches called Piedmont tapment, and each bench form a flat area called Piedmont flank or द स्लोली राइजिंग एज ऑफ डून, यानी कि जो आपका कॉन्वेक्स शेप का स्लोप बन रहा होता है वो और प्रोनाउंस्ड हो जाता है ओवर टाइम, और ओवर टाइम विथ मोर अपलिफ्ट एंड इरोजन क्या होता है, जो आपका प्राइमरी फ्लैट सरफेस होता है या प्राइमर रंप जो होता है इट बिकम सराउंडेड बाय सीरीज ऑफ फ्लैट बेंचेज कॉल्ड ट्रेपेन, बेसिकली मतलब आपका स्टेप, यानी इस तरह से हमारे स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाती हैं, एंड ईच बेंच यानी ईच बेंच जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं, जिन्हें हम पिडमंट फ्लैग कहा जाता है ऑन द स्लोलिंग राइजिंग एज ऑफ द डोम, ठीक है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये जो आपका इतना पार्ट है ये हमारा पहला एरिया हो जाता है, यानी ठीक है पहला फेज होता है, फिर ये जो आपका इतना पार्ट है ये हमारा सेकेंड फेज होता है, और इसके बाद का जो पार्ट होता है वो आपका थर्ड फेज के अंदर आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ शुरुआत क्या होता है, एकदम फ्लैट होता है प्राइमर, जो जिसे प्राइमर रंप कहा इन्होंने, फिर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है क्या होती है ये राइज होना शुरू होती हैं, फिर राइज होना शुरू करती हैं, तो राइज होते होते क्या होती है रिवर बेसिकली क्या होती है रफ्तार बढ़ती है, उनकी रफ्तार बढ़ती तो क्या होती है वो वैली को, जैसा यहाँ देख सकते हैं अब वैली को इस तरह से कुछ काटने का शुरू करती है, डीप बनाने का तैयार करती हैं, और यहाँ देख सकते हैं ये वाला स्लोप जो होगा, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ क्लियर करके। हाँ ये स्लोप देख सकते हैं, ये स्लोप आपको शुरुआत में जो है स्ट्रेट नहीं है, कुछ तरह का कॉन्वेक्स शेप में होता है, पर धीरे धीरे आपका जो होता है वो और स्टीपर बनता जाता है। फिर हम आते हैं अपना सेकेंड फेज में जो है ग्लाइक फॉर्मिस एंड ट्विकलिंग, यानी कि यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म, यानी जो पहला फेज था जिसमें जो डेवलपमेंट हो रहा था वो इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, वो क्या उसकी रफ्तार जो हो रही थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन इस सेकेंड फेज में क्या होती है उसकी रफ्तार ये कह सकते हैं जो डेवलपमेंट होती है वो एक तरह से यूनिफॉर्म होती है, यानी रफ्तार ना बढ़ती है ना घटती है, ठीक है। दिस फेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड ग्लाइक फॉर्माइग एंड ट्विकलिंग विच मीन्स यूनिफॉर्म डेवलपमेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू द थ्री सब फेजेस बेस्ड ऑन द रेट ऑफ अपलिफ्ट एंड इरोजन, यानी कि बेसिकली इसको तीन फेज में डिवाइड किया गया। पहला आप देख सकते हैं ये हमारा ए फेज हो गया, बी फेज हो गया और सी फेज हो गया, ठीक है। तो आइए इनको देखते हैं क्या होता है। पहला फेज में क्या होता है, इन दिस फेज द रेट ऑफ अपलिफ्ट इज स्टिल एक्सेलरेटिंग, यानी जो रेट ऑफ अपलिफ्ट होता है वो आपका स्टिल बढ़ता जाता है। द एब्सोल्यूट हाइट यानी कि जो आपका सी लेवल से जो हम हाइट नाप रहे थे वो हाइट जो होता है ऑफ द लैंड कॉन्टिन्यूज टू इंक्रीज बिकॉज इरोजन इज स्लोअर देन अपलिफ्ट, यानी कि अपलिफ्ट तो हो रहा होता है इरोजन भी हो रहा था, लेकिन इरोजन जो होता है वो स्लोअर होता है अपलिफ्ट के रेट से, जिस वजह से क्या होता है आपकी जो एब्सोल्यूट हाइट होती है वो बढ़ती जाती है। बोथ द हाइट्स ऑफ द समिट एंड वैली फ्लोर्स कीप राइजिंग बट नॉट एज क्विकली एज इन द प्रीवियस फेज, यानी प्रीवियस फेज में जिस तरह से उनकी हाइट बढ़ रही थी उस तरह से इस फेज में उतनी रफ्तार से नहीं बढ़ती है। द मैक्सिमम एल्टीट्यूड इज रीच्ड but the relative relief stays constant because the rate of valley deepening matches the rate of summit lowering, यानी इस फेज में क्या होता है मैक्सिमम एल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर एल्टीट्यूड उनका नहीं बढ़ता है, यानी यहाँ मान लीजिए हमारी इस मैक्सिमम एल्टीट्यूड का हाइट हो गया यहाँ तक ये क्या होती है रीच हो जाती है, लेकिन इससे क्या होता है अब यहाँ से अपलिफ्टमेंट तो आपको होता रहता है, ये लैंड तो पूरा आपका होता रहता है और वैली डिपनिंग भी होती है, तो आप कहेंगे सर ठीक है यहाँ तो हम मान ले कि एब्सोल्यूट हाइट आपका बढ़ रहा होता है एब्सोल्यूट हाइट, लेकिन
रिलेटिव रिलीफ कैसे बढ़ता है, रिलीफ क्यों मतलब बढ़ता नहीं, कांस्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो रेट ऑफ वैली डीपनिंग यानी कि इसकी जो रफ्तार होती है वैली डीपनिंग की, एंड जो होती है यानी कि ये आपका घटता रहता है, और ये यहाँ से भी क्या होती है थोड़ी थोड़ी आपकी ये ऐसे होती जाती है, जिस वजह से क्या होता है, ये वाली हाइट आपकी इनके बीच की जो पॉइंट हाइट होती है ये नहीं बढ़ती है, बस आपकी जो सी लेवल से हाइट नापी जाती है वो आपकी बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे एनिमेशन आता तो मैं आपको और बढ़िया समझा पाता। एक दो बार आप इसको खुद से समझने का प्रयास करेगा तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है क्या, एब्सोल्यूट रिलीफ क्या होता है, एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव रिलीफ क्या होती हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। डिफरेंस मैंने आपको कुछ हद तक बताया, एक बार आप खुद से पढ़ के समझने का प्रयास करिएगा तो आई थिंक आपको चीज़ें जो होंगी वो और क्लियर होंगी। ठीक है, क्योंकि मेरा काम जो है आपको पढ़ने में मदद करना है, बुक को पढ़ने में आसान बनाना, जिससे आपको बुक पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, इसी बात क्या होता है, जब वैली साइड्स जो होती हैं हैव स्ट्रेट स्लोप। अब इसमें क्या होती है, जो वैली साइड जो कि कॉन्वेक्स स्लोप में पिछले हमने देखा था, अब यहाँ पे जो होती है स्ट्रेट स्लोप बनना शुरू कर देती हैं, यानी कुछ हद तक स्ट्रेट होना शुरू हो जाती हैं। दिस फेज इज कॉल्ड फेज ऑफ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ड्यू टू कंसिस्टेंट रेट ऑफ वैली डीपनिंग एंड समिट्स लोअरिंग। ठीक, इसके बाद आता है क्या, फेज बी। हियर द एल्टीट्यूड यानी कि एब्सोल्यूट रिलीफ रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द रेट ऑफ अपलिफ्ट इज बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ सबमिट लोअरिंग ड्यू टू इरोजन। यानी कि अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो अपलिफ्टमेंट तो यहाँ भी होता रहता है फेज बी में, पर जो रेट ऑफ इरोजन होता है और जो रेट ऑफ अपलिफ्ट होता है जिससे वो मिल जाते हैं, लेकिन मतलब कि यहाँ से लैंड भले ही आपका उठ रहा होता है लेकिन ये ऊपर नहीं जाता, क्योंकि जैसे ही ऊपर जाता है यहाँ से इरोजन शुरू हो जाता है तो यहाँ से कट जाती, फिर ये यहीं पर रह जाता है। ठीक है, इट मीन्स दैट अपलिफ्टमेंट स्टिल कंटिन्यूस। ठीक है, यहाँ बात ध्यान दीजिएगा आप, रिलेटिव रिलीफ ऑल्सो स्टेज कॉन्स्टेंट बिकॉज द रेट ऑफ सबमिट इरोजन मैचेज द रेट ऑफ वैली डीपनिंग। ये तो आपका फेज ए में भी सेम था, कांस्टेंट था। द वैली साइड रिमेन स्ट्रेट बिकॉज ऑफ पैरेलल रिट्रीट। यहाँ पैरेलल रिट्रीट ध्यान दीजिएगा, पैरेलल रिट्रीट होता है, यानी कि मान लीजिए अगर आपका स्लोप आपका इस तरह था तो स्लोप आपका इस तरह से नहीं घट रहा था, इस फेज में क्या हो रहा था, स्लोप आपका कुछ इसी तरह से ऐसे ऐसे घटता जा रहा था। ठीक है, ये होता है आपका पैरेलल रिट्रीट होना। ठीक है, दिस फेज इज थस कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रिलीफ लीडिंग टू यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। ठीक है, इसके बाद आता है क्या, फेज सी। इन दिस फेज अपलिफ्टमेंट स्टॉप कंप्लीटली, यानी इस फेज में जो हमारा अपलिफ्टमेंट होता है वो पूरी तरह से रुक जाता है। ठीक है, द एब्सोल्यूट रिलीफ जो होती है, अब यहाँ से जब अपलिफ्टमेंट रुक गया, अभी तक तो क्या थी, वो ना घट रही थी ना बढ़ रही थी, क्योंकि दोनों का जो उठने का और डिक्रीज होने का रफ्तार जो था वो मैच हो गया था, जिससे क्या हो रही थी, ना बढ़ रही थी ना घट रही थी। लेकिन जब ये आपका उठने का ये बंद हो गया, अपलिफ्टमेंट जब बंद हो गया तो क्या होगी, जब बंद हो गया लेकिन इरोजन अभी भी कंटिन्यू थी, तो क्या होता है, आपकी जो एब्सोल्यूट रिलीफ होती है वो बेसिकली क्या करती है, डिक्रीज होना शुरू कर देती है। ठीक है, रिलेटिव रिलीफ जो होती है यहाँ पे भी कांस्टेंट होती है, क्योंकि ये वाला एरिया आपका घटता रहता है लेकिन साथ ही में ये वाला एरिया भी आपका और डीप होता जाता है। ठीक है, यानी अगर ये यहाँ पे मान लीजिए ये वैली आपका कुछ इतना इनके बीच में हाइट था, तो क्या होता है, मान लीजिए इसके बाद शुरुआत में, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये आपका नीचे आता है, नीचे आता है, पर ये इनके बीच का ये जो डिस्टेंस होता है ना, चीज यहाँ भी सेम होता है, पर इनकी जो एब्सोल्यूट हाइट होती है वो घटती है। ठीक है, दस दिस सब फेज इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप। अब आता है हमारा तीसरा जो है एब्स्टाई गेंडे एंड ट्विकलिंग, यानी वैनिंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप। Abstye and trickling refers to the phase where landscape development slows down and is mainly shaped by lateral erosion। यानी इस फेज में क्या होता है, लैंडस्केप का जो डेवलपमेंट होता है वो आपका स्लो हो जाता है। यानी पहले फेज में क्या हो रहा था, जो आपका लैंडस्केप डेवलपमेंट था वो बढ़ता जा रहा था, फिर सेकंड फेज में क्या हो रहा था, वो आपका कांस्टेंट हो रहा था, फिर थर्ड फेज में क्या हो रहा था, ये आपका कुछ इस तरह से घटता जा रहा था। इस फेज में क्या होती है, आपकी लिटरल इरोजन मतलब स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आई एम सॉरी, स्टार्ट हो जाती है। यानी दो फेज में आपका क्या हो रहा था, जो वर्टिकल इरोजन आपका ज्यादा हो रहा था, लेकिन इस फेज में क्या होती है, आपकी लेटरल इरोजन शुरू हो जाती है, लीडिंग टू वैली वाइडनिंग एंड सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन वैली डिपनिंग। क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल इरोजन जो हो रही थी, अब जो स्लोप जो थी धीरे धीरे, यानी शुरुआत में जो माउंटेन ऐसे था, मतलब लैंड ऐसे था, इसका स्लोप बढ़ा, स्लोप बढ़ा तो आपका रिवर बेसिकली
रफ्तार वाला रिवर का रफ्तार वाला, तो क्या हुई, वैली को वो इरोड करना शुरू की। जो इरोजन था, जब रफ्तार तेज होती तो क्या होती, वर्टिकल क्या करती, इरोड करती है। लेकिन जब वर्टिकल इरोड कर रही थी, अब धीरे धीरे मान लीजिए ये सिर्फ एक एरिया हमने ले लिया, अब वर्टिकल इरोड कर रही थी, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा था, अब ये लैंडफॉर्म जो हो रहा था, जैसे जैसे जो आपका स्लोप जो हो रहा था वो आपका धीरे धीरे घटता जा रहा था, स्लोप घट रहा था, उस वजह से क्या हो रही थी, लेटरल इरोजन यहाँ पे चालू हो रही थी। ठीक है, ये हमने पिछले क्लास में आई थिंक बढ़िया से समझा था इसको। दिस फेज इज मार्क्ड बाय ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ लैंडफॉर्म, द एब्सोल्यूट रिलीफ decreases significantly due to lack of uplift and continued erosion of divide summit। ठीक है, यानी इसमें भी एब्सोल्यूट रिलीफ जो होता है आपका घटता ही जाता है। और इस फेज में क्या होता है, रिलेटिव रिलीफ जो अभी तक दूसरे वाले फेज में कांस्टेंट रह रहा था, इट आल्सो डिक्रीजेज बिकॉज द समिट्स आर इरोडेड एंड लोवर्ड, क्योंकि समिट जो आपका इरोड हो रहा था, पर जो आपका वर्टिकल इरोजन जो वैली को डीप बना रही थी, ये घट जाती है। ठीक, अभी तक दोनों सेम चल रही थी, पर ये घट जाती है, जिस वजह से क्या होती है आपकी ये रिलीफ, रिलेटिव रिलीफ भी क्या होती है आपकी घटनी शुरू हो जाती है। वाइल द रेट ऑफ वैली डिक्रीजेज, ठीक है, वो हम आप समझ चुके हैं। द पैरेलल रिट्रीट ऑफ वैली साइड स्लोप स्टिल कंटिन्यू, यानी पैरेलल रिट्रीट इस पेज में भी कंटिन्यू रहता है। इन दिस पेज क्या होता है, वैली साइड्स कंसिस्ट ऑफ टू सेगमेंट। इस पेज में क्या होती है, वैली साइड जो होती है वो दो सेगमेंट कंसिस्ट करती हैं। द अपर सेगमेंट कॉल्ड द ग्रेविटी स्लोप, और आई डोंट नो व्हाट इज बॉशुगन मे बी प्रोनाउंसिएशन, रिमेन्स स्टीप डिस्पाइट द लोअरिंग ऑफ रिच क्रेस्ट, यानी इसमें जो फेज होते हैं वैली की साइड, दो तरह की, तो पूरी तरह से आपकी ग्रेविटी स्लोप, जिसको मैं आपको हो सकता है इमेज के जरिए दिखाना चाह दूँ, एक मिनट, जी, ये रहा। यानी कि आप फर्स्ट फेज सेकंड फेज वैली डीप होती जाती है, धीरे धीरे फिर क्या होती है, ये नीचे घटती जाती है। फिर थर्ड में क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लैंडफॉर्म जो होती है, स्लोप जो बेसिकली होती है वो दो तरह की होती है। एक तो आपकी बहुत ही स्टिफ स्लोप होती है, इसे ग्रेविटी स्लोप कहा जाता है। एक जो होती है आपकी वॉश स्लोप, जो कि ये वाली एरिया है, जो कि ज़्यादा स्टिप नहीं होती, यानी जो स्टिप स्लोप होती है वो आपका ग्रेविटी स्लोप, और जो स्टिप नहीं होती है वो आपकी वॉश स्लोप कहलाती है, यानी पेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम कहाँ थे, हाँ, इसके बाद क्या होता है, द रिट्रीट ऑफ बॉशुगन फ्रॉम एडजेसेंट वैली लीड्स टू, नहीं यहाँ पे सॉरी, द लोअर सेगमेंट कॉल्ड द वॉश स्लोप और हेल्डिंग हैंग इज मेड ऑफ talus material and forms at the base of valley sides due to rapid retreat of gravity slope. The retreat of gravity slope from adjacent valley leads to continuous lowering of divide summit, creating sharp breaking slope at the intersection of basically gravity slope and उनके वॉश स्लोप। एज द फेज प्रोग्रेस द हेल्ड हैंग, यानी कि जो आपका वॉश स्लोप था, इट एक्सपेंड, यानी ये स्टीप स्लोप जो आपकी है वो घटती जाती है, और आपकी जो समतल जो स्लोप होती है वो आपकी क्या होती है, एक्सपेंड होती जाती है एट द एक्सपेंस ऑफ ग्रेविटी स्लोप। इन एडवांस स्टेजेस द ग्रेविटी स्लोप आर रिड्यूस टू स्टिप साइडेड कोनिकल रिजिडुअल, जिसे इंसेलबर्ग्स कहा गया है। ठीक है, इवेंचुअली द इंसेलबर्ग भी क्या होती हैं, वो इरोड हो जाती हैं, लीविंग अ लैंडस्केप डोमिनेटेड बाय अ कॉनकेव वॉश स्लोप और हेल्डिंग। यानी शुरुआत में क्या होती है आपकी जो स्लोप इस फेज में क्या होती है, पहले आपकी ग्रेविटी स्लोप क्रिएट होती है। ग्रेविटी स्लोप सिर्फ समय जैसे आपका बीतता है और इरोजन होता है, तो ग्रेविटी स्लोप जो होती है वो आपकी स्टिफ साइडेड कोनिकल रेजिडुअल, जिसे इंसलबर्ग कहा जाता है, इसमें कन्वर्ट होती हैं। फिर ये इंसलबर्ग से बेसिकली आपका हेल्डन हैंग से कन्वर्ट हो जाती हैं, या वॉश स्लोप में कन्वर्ट हो जाती हैं। This extensive surface at the end of Absteigende and Twinkling is called end rump, similar to Davis concept of पेन प्लेन। यानी प्राइमर रंप जो शुरुआत में था वो खत्म होते होते आपका एंड रंप में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हेल्ड हंग से क्या होती है वो आपके एंड रंप में, यानी शुरुआत में जैसा था, यानी शुरुआत यहाँ से होती है, फिर आपके डिफरेंट माउंटेन बनते हैं, अपलिफ्ट होती है, फिर इरोजन करते करते फिर वो उसी शेप में अपना आ जाती है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा साइकिल, यानी साइकिल एक बन रहा है ना, यहाँ से प्लेन सरफेस सा आपका अपलिफ्ट हुआ, अपलिफ्ट होने के बाद इरोजन हुआ, फिर आपका प्लेन बन गया, फिर अपलिफ्ट होगा, फिर प्लेन बनेगा, तो ये क्या होता है, एक साइकिल चलता है इनका। अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ पेंक्स मॉडल की। पेंक्स मॉडल ऑफ लैंडस्केप डेवलपमेंट was often misinterpreted due to its publication in complex German and incorrect translation into English। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो था जो कॉम्प्लेक्स जर्मन में इसको अपनी मॉडल दी थी, जिसकी वजह से इसको कई बार मिस इंटरप्रेट किया था, और इसका ट्रांसलेशन जो इंग्लिश में था उस वजह से इनकरेक्ट
ट्रांसलेशन की वजह से। हिज आइडिया फेस्ड सीवियर क्रिटिसिज्म इन द यूएसए सिमिलर टू हाउ जियोग्राफिकल साइकिल वॉज क्रिटिसाइज्ड इन जर्मनी। यानी डेविस ने जो अपनी जियोग्राफिकल साइकिल दी थी उसको जर्मनी में क्रिटिसाइज किया गया था, उसी तरह से जो पेंक ने अपनी दी थी उसको यूएसए में क्रिटिसाइज किया गया था। अमेरिकन जियोलॉजिस्ट पार्टिकुलरली अटैक्ड पेंक कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल स्लोप रिट्रीट एंड ऑनगोइंग क्रस्टल मूवमेंट। इनिशियली इंग्लिश ट्रांसलेशन सजेस्टेड दैट, मैंने शुरुआत में इंग्लिश ट्रांसलेशन ये सजेस्ट किया कि जो पेंक बिलीव दैट पैरेलल स्लोप रिट्रीट, बट लेटर ट्रांसलेटर इंडिकेटेड he believed in slope replacement where each upper slope unit is replaced by a lower gentle slope unit। या शुरुआत में जब ट्रांसलेशन इंग्लिश का हुआ तो ऐसा कहा गया कि पेंक पैरेलल स्लोप में वो मानते थे, लेकिन बाद में जब आपका और ट्रांसलेशन हुआ, दो और लोगों ने ट्रांसलेशन किया तो उसमें इंडिकेट किया गया कि नहीं, वो इसमें नहीं मानते थे। वो क्या मानते थे? वो स्लोप रिप्लेसमेंट मानते थे, यानी बेसिकली स्टिप स्लोप से वो लोअर स्लोप में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे थे। Thus, many criticism of Penck model arose from misunderstanding of his use। यानी बेसिकली ओवरऑल मॉडल तो इन्होंने सही किया था, पर इनमें जो क्रिटिसिज्म इनको जो मिला था वो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दिया था। ठीक है, ऑल्दो पेंक आइडिया अबाउट प्रोलॉन्ग अपलिफ्ट एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी लैक्ड सपोर्ट, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप डेवलपमेंट एंड वेदरिंग प्रोसेसेस होल्ड सिग्निफिकेंट जियोमॉर्फोलॉजिकल वैल्यू। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपका पेंक का मॉडल। ठीक है, अगले क्लास में आपको मिलते हैं नॉर्मल साइकिल से। ठीक है, उसमें हम नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। और ये आपका टेलीग्राम चैनल का QR कोड, इसको स्कैन करके आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ये आप नाम सर्च कर लेंगे, यहाँ पे इस लेक्चर का PDF और साथ ही में इससे जितने भी MCQ बनेंगे वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। एंड प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना स्वास्थ्य का देखभाल करते रहिए। जय हिंद।